नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भाषा के एक बड़े ही मजेदार पहलू की, यौगिक शब्द, या जैसा कि संस्कृत और हिंदी व्याकरण में कहा जाता है, समास। हम सब ने संस्कृत जैसी भाषाओं में बहुत लंबे उलझे हुए से शब्द देखे हैं ना। तो आज हम यही समझेंगे कि वो बनते कैसे हैं और उनकी असली ताकत क्या है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा होता कैसे है? क्या ये बस भाषा को मुश्किल बनाने का कोई तरीका है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत ही सुंदर और गहरा व्याकरण का कारण छिपा है? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। अच्छा, तो देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपनी भारतीय भाषाओं में ही होता है। इंग्लिश में भी ब्लैकबर्ड या पिक पॉकेट जैसे शब्द हैं। पर हाँ, संस्कृत तो इसे बिल्कुल एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। जरा स्लाइड पर इस उदाहरण को देखिए, जीवितावत् सास्मि, जिसका मतलब है धन्य है स्वर्ग, मेरे बच्चे जीवित हैं। सोचिए, एक पूरा का पूरा वाक्य एक ही शब्द में। यही है समास की शक्ति। तो ये जो शब्दों को जोड़ने की कला है ना, इसका एक नाम है समास। और इसका मूल विचार बहुत सरल है, संक्षेप करना। दो या ज्यादा शब्दों को लिया, उनके बीच के जोड़ने वाले चिन्हों को रटाया और एक नया, छोटा और असरदार शब्द बना दिया। और ये कोई आज की बात नहीं है, जैसा कि ये हाथ से लिखे नोट्स दिखा रहे हैं। समास तो व्याकरण का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है, जो भाषा सीखने वालों को सिखाया जाता है। ये भाषा की जड़ों में बसा है और विचारों को बहुत ही खूबसूरती से और कम शब्दों में कहने का एक शक्तिशाली जरिया है। तो समास का मतलब ये नहीं कि बस कोई भी शब्द उठाया और जोड़ दिया। नहीं नहीं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक व्यवस्था है, और इसे मोटे तौर पर 6 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये हैं वो 6 खिलाड़ी जिन्हें हम आज समझेंगे। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि। नाम सुनने में शायद थोड़े मुश्किल लगे, पर हैं बड़े दिलचस्प। तो शुरुआत करते हैं सबसे सीधे साधे समास से, द्वंद्व समास। यहाँ का मेन आइडिया है बराबरी का। जब दो संख्याएं एक साथ आएं और दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर हो, तो बस उन्हें एक साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ देखिए, इसमें और का रिश्ता छिपा होता है। माता पिता मतलब माता और पिता। पाप पुण्य मतलब पाप और पुण्य। दोनों शब्द अपनी जगह बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं। बिल्कुल एक बैलेंस वाला समास है ये। अगला है द्विगु समास, और इसे पहचानना तो भाई बच्चों का खेल है। इसका बस एक ही रूल है, पहला शब्द हमेशा एक नंबर, एक संख्या होगी जो किसी समूह या कलेक्शन के बारे में बताएगी। उदाहरण देखिए कितने बढ़िया हैं। नवरत्न मतलब 9 रत्नों का समूह। त्रिभुवन मतलब 3 लोकों का समूह। जैसी ही शुरू में कोई गिनती दिखे, समझ जाइए कि ये द्विगु समास है ना कमाल का शॉर्टकट। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं तत्पुरुष और कर्मधारय की। इन दोनों में न शब्दों के बीच एक खास रिश्ता होता है। एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है या उसे डिफाइन करता है। तो इसको ऐसे समझिए, तत्पुरुष में एक निर्भरता का रिश्ता है। जैसे ग्राम्य जन यानी गांव के लोग, यहां एक शब्द दूसरे पे निर्भर है। दूसरी तरफ कर्मधारय डिस्क्रिप्टिव है, वो वर्णन करता है। नीलकमल का मतलब सिर्फ नीला और कमल नहीं है, इसका मतलब है वो कमल जो नीला है। एक तरह से एडजेक्टिव और नाउन जैसा रिश्ता। इसके बाद आता है अव्ययी भाव समास। ये थोड़ा हटके है, क्योंकि ये एक एडवर्ब की तरह काम करता है। मतलब ये बताता है कि कोई काम कब, कहां या कैसे हो रहा है। स्लाइड पर दिए उदाहरणों को देखिए। प्रतिदिन मतलब हर दिन। यथा समय मतलब समय के अनुसार। ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन काम करता हूं, ये बताता है कि काम कब होता है। सच कहूं तो ये बहुत ही काम का और रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल होने वाला समास है। और अब बारी है सबसे मजेदार और शायद सबसे दिमागी समास की, बहुव्रीहि। यहां पर खेल बिल्कुल पलट जाता है। यहां जुड़े हुए शब्दों का मतलब वो नहीं होता जो वो दिखते हैं, बल्कि वो किसी तीसरे ही व्यक्ति या चीज की तरफ इशारा करते हैं। और यहीं भाषा की असली क्रिएटिविटी दिखती है। नीलकंठ का सीधा मतलब है नीला गला, पर यह शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है? भगवान शिव के लिए। पीतांबर का मतलब पीले कपड़े, पर यह इशारा करता है भगवान कृष्ण की ओर। तो ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये तो संस्कृति है, मिथोलॉजी है, कविता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है, खास तौर पर जो ये भाषाएं सीख रहे हैं। समास और संधि में आखिर फर्क क्या है? देखिए, दोनों में चीजें जुड़ती तो हैं, पर बिल्कुल अलग अलग तरीके से।
जैसा कि नोट्स में दिख रहा है, एक का लेना देना शब्दों से है तो दूसरे का ध्वनियों यानी साउंड से। तो फर्क बिल्कुल साफ है। समास शब्दों को जोड़कर एक नया मतलब बनाता है और संधि ध्वनियों को जोड़ती है जहां दो शब्द आपस में मिलते हैं ताकि बोलने में आसानी हो। समास को तोड़ने को विग्रह कहते हैं और संधि को तोड़ने को विच्छेद। एक का रिश्ता अर्थ से है, दूसरे का ध्वनि से। सिंपल। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? ये सिर्फ व्याकरण के नियम रटने वाली बात नहीं है। नहीं, ये तो भाषा की कला और उसकी एफिशिएंसी को समझने की बात है। ये जो कोट है ना, ये सारी कहानी बयां कर देता है। जरा सोचिए, भाषा में इतनी ताकत है कि 20-20 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बना दिया जाए। ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये तो साहित्य की कलाकारी है जो विचारों को बहुत ही सटीक और खूबसूरती से पेश करती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से क्या बातें निकल कर आती हैं? पहली, कि शब्दों को जोड़ना भाषा का एक नेचुरल तरीका है। दूसरी, समास हमें कम शब्दों में गहरी बात कहने की ताकत देता है। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ कोई नियम कानून नहीं है, बल्कि ये तो लिखने वालों के हाथ में एक जबरदस्त रचनात्मक औजार है जिससे वो एक शब्द में पूरी कहानी कह सकते हैं। और जाते जाते मैं एक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, ऐसे कौन से विचार हैं जो इतने पेचीदा हैं, इतने गहरे हैं कि उन्हें सिर्फ शब्दों को आपस में जोड़कर ही, एक नया शब्द बनाकर ही ठीक से बयां किया जा सकता है? भाषा की ये शक्ति सच में सोचने पर मजबूर करती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।